चीन का $1 ट्रिलियन का सरप्लस ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है। चेतावनी किस बात की? कि दुनिया एक दूसरे चाइना शॉक के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी है। तो आज हम इसी बड़ी ग्लोबल इकोनॉमिक कहानी की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि ये विशाल आंकड़ा असल में दुनिया के लिए क्या मायने रखता है। $1 ट्रिलियन, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये दुनिया की कई छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाओं की कुल जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। तो जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक कहानी कह रहा है। एक कहानी ताकत की, कमजोरी की और एक बहुत बड़े बदलाव की जो आने वाला है। और ये कोई मामूली सरप्लस नहीं है, ये इतिहास का सबसे बड़ा व्यापार अधिशेष है। आज तक किसी भी देश ने इतनी बड़ी रकम, और वो भी इतनी तेजी से, कभी हासिल नहीं की है। ये अपने आप में एक हिस्टोरिक इकोनॉमिक माइलस्टोन है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये जो $1 ट्रिलियन का माइलस्टोन है, ये एक तरफ तो चीन की जबरदस्त प्रोडक्शन पावर को दिखाता है, लेकिन और ये बहुत जरूरी है, ये एक गहरे आर्थिक असंतुलन, एक इम्बैलेंस का भी सिग्नल है। और इसी को समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और कमाल की बात तो ये है कि ये अधिशेष पिछले साल के सिर्फ पहले 11 महीनों में ही हासिल कर लिया गया था। सोचिए जरा इसकी रफ्तार के बारे में। ये स्पीड दिखाती है कि चीन की एक्सपोर्ट पर टिकी अर्थव्यवस्था इस वक्त किस जोर शोर से, मतलब फुल कैपेसिटी पर काम कर रही है। तो सवाल उठता है कि भाई ये हुआ कैसे? आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो चीन की इस विशाल मैन्युफैक्चरिंग मशीन को चला रही हैं? वेल, इसके पीछे 4 मेन इकोनॉमिक इंजन हैं। देखिए, सबसे पहला तो है चीन की विशाल उत्पादन क्षमता, जिसे हम दुनिया की फैक्ट्री भी कहते हैं। फिर दूसरा है उनका बहुत ही मजबूत सप्लाई चेन नेटवर्क, जो उन्होंने पिछले कई दशकों में बनाया है। तीसरा, जाहिर है, उनकी सरकार की पॉलिसीज, जो हमेशा से मैन्युफैक्चरिंग को ही बढ़ावा देती आई हैं। और चौथा, और ये भी एक बड़ा फैक्टर है, उनकी करेंसी युआन का थोड़ा कमजोर होना। इससे उनका सामान दुनिया भर के बाजारों में और भी सस्ता हो जाता है। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ये जो सरप्लस है ना, ये एक पैराडॉक्स, एक विरोधाभास को सामने लाता है। चीन की ये जो बाहरी ताकत दिख रही है, उसकी जड़ें असल में उसकी एक बड़ी अंदरूनी कमजोरी में हैं। तो इसे ऐसे समझिए, एक तरफ तो है चीन की ग्लोबल स्ट्रेंथ, वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मशीनरी जैसे हाई वैल्यू वाले सामानों का इतना प्रोडक्शन कर रहा है कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, और उसे पूरी दुनिया में भेज रहा है। लेकिन दूसरी तरफ है उसकी डोमेस्टिक वीकनेस, मतलब देश के अंदर ही डिमांड और इन्वेस्टमेंट इतने सुस्त पड़े हैं कि चीन के लोग खुद उतना सामान नहीं खरीद पा रहे जितनी उनकी फैक्ट्रियां बना रही हैं। इसी चीज को इकोनॉमिक्स में कहते हैं ओवर प्रोडक्शन, मतलब जरूरत से ज्यादा उत्पादन। मान लीजिए एक बेकर है जो अपने शहर के लिए जरूरत से 100 गुना ज्यादा ब्रेड बना लेता है। अब वो ब्रेड खराब ना हो, इसके लिए उसे वो ब्रेड दूसरे शहरों में बहुत ही सस्ते दाम पर बेचनी पड़ेगी, शायद लागत से भी कम पर। बस कुछ ऐसा ही चीन की अर्थव्यवस्था के साथ हो रहा है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि चीन अब क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भी पूरी तरह से बदल गया है। पहले क्या होता था, चीन खिलौने, कपड़े, मतलब इस तरह के लो टेक सामान बेचता था। लेकिन अब उनका फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स और सेमीकंडक्टर चिप्स जैसे सोफिस्टिकेटेड हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पर। और ये बदलाव सिर्फ प्रोडक्ट्स में ही नहीं, उनके ट्रेड पार्टनर्स में भी दिख रहा है। अमेरिका के साथ टैरिफ वगैरह की वजह से उनका ट्रेड कम हुआ है, लेकिन चीन ने बड़ी स्मार्टली इस कमी को पूरा कर लिया है। मिडल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया, यानी जिसे हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, वहां उन्होंने सफलतापूर्वक नए बाजार बना लिए हैं। तो इसका नतीजा क्या निकल रहा है? ये जो जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन है, ये अब दुनिया भर के बाजारों में सैलाब की तरह आ रहा है। और इसी से डंपिंग की चिंताएं बढ़ गई हैं। डंपिंग का सीधा मतलब है अपने फालतू सामान को दूसरे देशों में लागत से भी कम कीमत पर बेचना। अब इससे होता यह है कि उन देशों के जो लोकल उद्योग हैं वो तबाह हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी कम कीमतों पर कंपटीशन कर ही नहीं सकते। और बस यहीं से एंट्री होती है सेकेंड चाइना शॉक की। इसे ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी आने वाली घटना के तौर पर देखा जा रहा है। एक ऐसा शॉक जिसका असर हम सब पर पड़ सकता है। देखिए, पहला चाइना शॉक 2000 के दशक में आया था। वो खिलौनों और कपड़ों जैसे सस्ते सामानों पर आधारित था। लेकिन आज का जो दूसरा शॉक है, वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा सीरियस है। क्यों? क्योंकि ये जुड़ा है इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बैटरीज और सोलार पैनल्स जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज से। ये सीधे सीधे दुनिया के डेवलप्ड देशों के सबसे जरूरी उद्योगों को चुनौती दे रहा है।
इस नए आर्थिक भूचाल के सेंटर में यही इंडस्ट्रीज हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज, एडवांस्ड बैटरीज, सोलर पैनल्स, ऑटोमोबाइल्स और चिप्स। और ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं हैं, ये आज के सबसे अहम और स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं। किसी भी देश की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी हैं। तो इसके जवाब में क्या हो रहा है? दुनिया भर के कई देश अब इन क्रिटिकल हाईटेक प्रोडक्ट्स के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता कि भविष्य की टेक्नोलॉजी की चाबी सिर्फ और सिर्फ एक देश के हाथ में हो। तो हम आज एक ग्लोबल चौराहे पर खड़े हैं। ये जो स्थिति बनी है, ये चीन और बाकी दुनिया दोनों के लिए एक बहुत ही अहम मोड़ है, जहां से आगे का रास्ता तय किया जाना है। जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका सुझाया गया समाधान बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं, चीन को अपनी अर्थव्यवस्था को एक्सपोर्ट पर आधारित मॉडल से बदलकर डोमेस्टिक कंजम्पशन यानी घरेलू खपत पर आधारित मॉडल में बदलना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें अपने ही लोगों की खरीदने की ताकत को बढ़ाना होगा। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चीन वक्त रहते ये जरूरी बदलाव कर पाएगा, या फिर दुनिया को एक और बड़ी आर्थिक झटके की लहर के लिए तैयार हो जाना चाहिए? देखिए, भविष्य तो अनिश्चित है, लेकिन एक बात तय है कि दांव पर बहुत कुछ लगा है।